एग्जाम में जब आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो हम अपने आंसर को एक डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन से मेरा मतलब है कि हम उसको एक ऐसा दिशा देते हैं। अपने माइंड में हम सोचते हुए लिखते हैं कि शुरुआत में हमको ये इंट्रोडक्शन में लिखना है, एंड में हम यहाँ पर लाते लाते कंक्लूड करेंगे और ये 4-5 जो है प्रमुख पॉइंट्स हैं, प्रमुख बातें हैं जिनको हम अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही जब आप MHI 5 में किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने एग्जाम में आप लिखेंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखना है ना कि जो आंसर की दिशा दृष्टि होगी वो इकोनॉमिक लाइन पर ही होनी चाहिए। उसमें सभी बातें अर्थव्यवस्था के माध्यम से, अर्थव्यवस्था को मूल मानते हुए ही आप अपना आंसर लिखेंगे। मतलब कि आंसर लिखते समय जैसे मान लीजिए कहीं आपसे पूछ दे कि मुगल्स के बारे में लिखना हो, कहीं पर आप मुगल के बारे में लिख रहे हो, कहीं पर आप प्राचीन इतिहास के बारे में लिख रहे हो, भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में लिख रहे हो, कहीं पर आप भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में लिख रहे हो, कहीं पर आप ब्रिटिश कॉलोनियल इतिहास के बारे में लिख रहे हो, तो इन सब का जब इतिहास लिखेंगे ना आप, तो हम मानसिक रूप से बचपन से हम हिस्ट्री इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते आए होते हैं कि हम केवल डायनेस्टिक हिस्ट्री पर फोकस करते हैं। डायनेस्टिक हिस्ट्री से मेरा मतलब कि हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि कौन सा राजा आया, उसके बाद अगला राजा कौन सा आया, कौन सा युद्ध हुआ, कौन से राजा ने किस युद्ध में किसको हराया, उसके बाद उसका सक्सेसर कौन था, उसका बेटा अगला सक्सेसर बना कि नहीं बना। हमारा फोकस इन बातों पर होता है कभी भी हम इतिहास में आंसर लिखते हैं। लेकिन जब भी आप MHI 5 में आंसर लिखेंगे तो इन सभी चीजों में, एंशियंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, या फिर आप कह लीजिए ब्रिटिश इकोनॉमी के बारे में आप कुछ लिख रहे हो, तो हर जगह जो है आपका फोकस ऑफ कंसर्न आंसर लिखते समय अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी ही होनी चाहिए। तो आंसर जिस डायरेक्शन में आपका भाग रहा होगा लिखते समय, जैसे मान लीजिए आप 3 से 4 पन्ने के आंसर लिख रहे हैं, तो लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर जो है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दूर न जाए, उसी पर आपका आंसर घूम फिर कर आता रहे। हर बात को कुछ इस प्रकार से लिखना है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से उस समय, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से उस समय क्या हो रहा था। तो MHI 5 में कोई भी आप आंसर लिखते समय इन बातों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर अब हम आते हैं हिस्टोरियोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया, इतिहास लेखन प्राचीन काल के समय। वैसे तो MHI 3 हिस्टोरियोग्राफी आपका पूरा एक सब्जेक्ट ही है सेकेंड ईयर में, लेकिन फिर भी अगर हम शॉर्ट में समझें कि ये हिस्टोरियोग्राफी शब्द का मतलब क्या है और ये हिस्टोरियोग्राफी शब्द का इतना क्या इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड ईयर में जो है पूरा एक सब्जेक्ट ही है MHI 3। देखिए उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, जो इतिहास लिखा हुआ है ना, इतिहास में बहुत विवादास्पद चीजें रहती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये चीज ऐसे हुआ, दूसरा आदमी मानता है कि नहीं ये चीज ऐसे हुआ, तीसरा आदमी इन दोनों की बात नहीं मानता है, वो बीच में कुछ कहता है कि नहीं ऐसे भी हुआ ऐसे भी हुआ, उसको मिला के कुछ ऐसा निष्कर्ष निकला। तो है क्या इतिहास लेखन में किसी चीज को देखते समय कोई इतिहासकार कुछ लिख रहा है अपने सोच से, अपने विचारधारा से, किसी चीज को देखते हुए वह कुछ कंक्लूड कर रहा है, किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। जैसे मान लीजिए आप ही भारत का इतिहास लिख रहे हो और मैं लिख रहा हूं, तो दोनों लोग हो सकता है कि किसी चीज को देखकर इस पिक्चर का, ये जो फोटो बना हुआ है भारत के प्राचीन इतिहास से कुछ किसान या ट्राइबल एरिया का एक फोटो है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, हो सकता है आप कुछ और कंक्लूड करो, आप कुछ और मतलब निकालो, मैं कुछ और मतलब निकालू। तो इसीलिए ना इतिहास में, इतिहास के सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में ना हिस्टोरियोग्राफी का बहुत बड़ा रोल है, इतिहास लेखन का। MHI 3 में आप आगे तो पढ़ते ही हैं पूरा का पूरा इतिहास लेखन है क्या, लेकिन इसी बात को हमको MHI 5 में समझना है कि ये जो हिस्टोरियोग्राफी है ना, इतिहास लेखन है, इस इतिहास लेखन में हम भारत के अर्थव्यवस्था के इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। तो उसमें 3-4 तरह के अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं। एक तो एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन की क्या प्रक्रिया हमने फॉलो की है और क्या अलग अलग इतिहासकारों का मत है, वो आपको MHI 5 में देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपका ब्लॉक 1 में यूनिट 1 होगा। फिर उसी तरह आपको यूनिट 2 में देखने के लिए मिलेगा इतिहास लेखन कब का, मेडिवल टाइम्स में किस तरह अर्थव्यवस्था गिरी, किस तरह अर्थव्यवस्था उठी। फिर हिस्टोरियोग्राफी ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी, देख रहे हैं हर जगह इकोनॉमी, हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा कि अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। तो इन सभी अर्थव्यवस्थाओं को लेकर हमारा बस ये दृष्टिकोण है कि ये जो अर्थव्यवस्था के इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास है, औपनिवेशिक इतिहास है, इन सभी चीजों पर जब अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा गया
तो इतिहासकारों ने किन तरीकों को ऑप्ट किया? तो पहले लिखने का तरीका क्या था? 1950 से पहले लिखने का क्या तरीका था, जो कहा जाए मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी मैं कहूँ तो 1950 1950 से इतिहास 1950 से पहले इतिहास लिखने का तरीका अलग था। देश आजाद हो गया, अलग अलग इतिहासकार आए, फिर इतिहासकारों का मत कुछ बदल गया, देखने का नजरिया बदल गया, चीजों को एनालाइज करने का दृष्टिकोण बदल गया। तो फिर क्या हुआ कि इतिहास का 1950 के बाद जो इतिहास लिखा गया उसमें एक अलग दृष्टिकोण हमें देखने के लिए मिला। तो हम उन बातों को इसमें देखते हैं, समझते हैं। और यूनिट 4 में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि इन्वायरमेंटल जोन्स। आगे आपको ये एमएचआई 8 में पूरा एक सब्जेक्ट ही है जहां पर आपको ये देखने के लिए मिलता है कि पर्यावरण किस तरह अर्थव्यवस्था में रोल प्ले करता है। पर्यावरण से मतलब कह लीजिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो मानसून का क्या इफेक्ट होगा। कह लीजिए कि गंगा के किनारे सभी सभ्यताएं क्यों जो है गंगा के किनारे ज्यादा जो है कृषि विकसित हुआ। तो कहने का मतलब है कि पर्यावरण, इन्वायरमेंट, पर्यावरण का जो क्षेत्र है वो बहुत डिफाइन कर रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, क्योंकि एक कृषि प्रधान देश में पर्यावरण का बहुत ज्यादा रोल है। ओके, तो हम आते हैं अपने पॉइंट पर, हिस्टोरियोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया, इतिहास लेखन प्राचीन काल के समय। तो ये ब्लॉक 1 में यूनिट 1 आपको मिलेगा, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें 3-4 अलग अलग पॉइंट्स हैं कि किस तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से या पूरे यूनिट से उठ सकता है, उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। आप क्या ध्यान रखेंगे कि इस वीडियो लेक्चर में जो कुछ भी लिखा हुआ है, हिंदी के छात्र हों या इंग्लिश के छात्र हों, जो कुछ भी मैंने स्लाइड्स में लिखा है आप अपने आंसर में केवल और केवल उतना भी लिख देते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा आपको 12 से 15 नंबर एग्जाम में दिलाने के लिए। तो हो सकता है कोई बात आपको नहीं भी समझ में आए तो आप वीडियो लेक्चर का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो कुछ भी स्क्रीन पर मैंने टेक्स्ट अटैच कर रखा है उसको आप जरूर से पढ़िएगा और आंसर भी कुछ उसी प्रकार से एग्जाम में लिखने की कोशिश करिएगा अच्छे मार्क्स के लिए। बाकी के एमएचआई 4 में टेरिटोरियल स्टेट टू अंपायर, एज ऑफ बुद्धा, ये लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो वहां आपने समझा होगा कि साम्राज्यों का निर्माण जो है गौतम बुद्ध के समय खंड काल में किस प्रकार हुआ। तो इस टॉपिक की समझ अगर आपको होगी तो ये पर्टिकुलर लेक्चर समझने में आपको आसान पड़ेगा। ओके, तो एग्जाम के बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप डेली बाइट्स की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। पेड मेंबरशिप लेने के लिए आपको DBMHI लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। मेंबरशिप क्या है, कितने वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, मेंबरशिप की क्या टर्म्स कंडीशन है, उन सब को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंबरशिप का एक डिटेल वीडियो लिंक दिया गया है। उसमें सब कुछ बताया गया है कितने का पेमेंट करना है और कैसे आपको वीडियो लेक्चर्स के लिंक मिलेंगे। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। अगर आप डेली बाइट्स पर न्यू हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको एमएचआई हिस्ट्री इग्नू वाला प्लेलिस्ट मिलेगा। इसमें सभी वीडियो लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में अरेंज मिल जाएंगे। तो देखिए कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनते हैं, एक तो आ जाता है कि हिस्टोरियोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी क्या है, इस बात को समझाओ। इतिहास लेखन क्या है, प्राचीन भारत का अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से इतिहास लेखन क्या है। फिर एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि मिड 20th सेंचुरी यानी कि 1950 से पहले और 1950 के बाद इतिहास लेखन में क्या बदलाव आया। अर्थव्यवस्था के लिखने के दृष्टिकोण से हम देखें तो क्या बदलाव आया, एक सवाल आपसे ये पूछ सकता है। तीसरा आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि कौन कौन से न्यू ट्रेंड्स हैं, कौन कौन से मेजर न्यू ट्रेंड्स है प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में। फिर आपसे पूछ सकता है कि रीसेंट तरीका क्या है, हाल में किए गए जो कुछ भी शोध हैं उसमें इतिहास लेखन का हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेंड्स क्या है प्राचीन भारत के अर्थव्यवस्था के इतिहास लेखन में। तो इन 4-5 सवालों को हम कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास लेखन को अगर हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करें तो आप नोटिस करेंगे कि इस मामले में लेफ्ट के हिस्टोरियंस के जो वामपंथी इतिहासकार हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अगर आप लोगों में से एंशिएंट हिस्ट्री की किसी ने रोमिला थापर की किताब पढ़ी होगी तो आप देखेंगे कि वहां पर इतिहास पढ़ते समय एक नया दृष्टिकोण देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप नॉर्मल कोई भी हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे या फिर हमारी विचारधारा भी कुछ ऐसी बनी होती है जिसमें हम सिर्फ राजाओं के बारे में पढ़ते हैं कि ये थे अशोका, ये चंद्रगुप्त मौर्य, ये बिंदुसार, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी जब आई तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब हम केवल राजाओं के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो लेफ्ट के या वामपंथी इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि इन सब के बीच में आम आदमी कहाँ है, और अगर आम आदमी के बारे में जानना है कि उस समय आम आदमी की क्या कंडीशन थी, उस चीज को हमें समझना है तो वो हम कैसे समझेंगे।
तो उन्होंने कहा कि हम इतिहास को अगर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे कि उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि आम आदमी की स्थिति कैसी थी। अब यहाँ आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो यूएस का राष्ट्रपति है और यहाँ पर रसिया का राष्ट्रपति है और यहाँ पर इंडिया का प्रधानमंत्री है। तो ऐसा नहीं है कि यूएस के राष्ट्रपति के पीछे उसके सुरक्षा में, उसके लाव लश्कर में, उसके काफिले में बहुत खर्चा किया जा रहा है और भारत वाले में नहीं किया जा रहा है। नहीं, अगर आप इन तीनों का खर्चा देखोगे ना, यूएस, रशिया, इंडिया, तो जो इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, इनके लाव लश्कर, इनके जीवन शैली, इनके सुरक्षा में पर्याप्त प्रचुर मात्रा में उतना ही खर्चा होता है जितना तीनों जगह होता है। प्रोटेक्शन के मामले में जिस देश की जितनी, कह लीजिए, जितनी उनकी औकात हो, जितना उनको सक्षम हो उस मामले में उसको बेयर करने के लिए उस कॉस्ट को, तो आप पाएंगे कि तीनों जगह रेशियो जो है ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट आपको पता चलेगा कि रशिया में तो और ज्यादा है। लेकिन जब आम आदमी की बात आएगी तो यूएस में जो आम आदमी का जीने का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है बहुत ऊपर है कंपेयर टू रशिया के तुलना में या इंडिया के तुलना में। तो वैसे ही है इतिहास के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं, तो जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हुआ क्या, शुरुआत में जो भी इतिहास की किताबें लिखी गई उसमें केवल और केवल हम डायनेस्टी पर फोकस कर रहे हैं कि सीड्स पर जो लीडर है उसका क्या ओहदा, उसका क्या पहुंच, उसने कितने अंपायर्स पर कब्जा किया, उसने कौन सी लड़ाई की। तो प्राचीन भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो इतिहास लेखन आ रही है, तो 1950 से पहले ये जो डायनेस्टी वाली बात है कि सिर्फ हम लीडर्स के बारे में चर्चा करते थे, इनकी क्या हैसियत थी, वो चीज हमें देखने के लिए मिलती है। और 1950 के बाद आम आदमी जो है पिक्चर में बहुत ज्यादा आ जाता है। और इस मामले में सबसे बड़ा जो इस विचारधारा में जो सबसे ज्यादा बड़ी बदलाव आई कि 1950 के पहले जो इतिहास लिखा जा रहा था उसमें हम सिर्फ राजा महाराजा डायनेस्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस विचारधारा में बदलाव कैसे आया? इस विचारधारा में बदलाव आया सबसे पहले डीडी कोशाम्बी इनके लेख से, उसके बाद आर एस शर्मा इनके लेख से। इन लोगों ने कुछ किताबें लिखी, कुछ राइटिंग्स दी। डीडी कोशाम्बी ने, आर एस शर्मा ने 1950 और 1960 में इन्होंने कुछ इतिहास का अलग पिक्चर पेश किया। उन्होंने आम आदमी के भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन को समझने में लगा दिया। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया विचारधारा में लेके 1950 और 1960 में। ये आप ध्यान रखेंगे, डीडी कोशाम्बी, आर एस शर्मा और जो कुछ भी मैंने नोट्स लिखा है, यही सब चीजें आपको एग्जाम में मेंशन करनी है और लिखनी है। फिर होता क्या है कि ये हम देखने के लिए मिलता है कि मौर्य काल में जो भी अर्थव्यवस्था की बात होती है, वो अर्थव्यवस्था बहुत ही केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है, बहुत ही सेंट्रलाइज्ड इन नेचर है। और साथ में हमको ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो भी इतिहासकारों ने शुरुआत में कोई बात लिखी है ना, तो वो पूरे भारत को सिंगल पिक्चर में पेंट करके दिखा रहे हैं। सिंगल पिक्चर में पेंट करके दिखाने का मतलब कि वो पूरे भारत को कुछ इस तरह दिखा रहे हैं कि कोई चीज यहां पर हो रहा है तो उसी चीज का वो जनरलाइजेशन कर रहे हैं, सामान्यीकरण कर रहे हैं। ये जनरलाइजेशन और सामान्यीकरण जो मैं बोल रहा हूँ, ये एमएचआई 3 में एक पूरा हिस्टोरियोग्राफी में एक अलग टॉपिक ही है। तो सामान्यीकरण करने कहने का मतलब कि वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, यह कुछ ऐसी बात हो गई कि कोई अमेरिकन या कोई ब्रिटेन का आदमी कहे अरे भारतीय सब गरीब होते हैं। अगर वो ऐसी बात करता है तो इसका मतलब वो जनरलाइज कर रहा है। क्योंकि आप खुद सोचिए, क्या सभी भारतीय गरीब हैं? नहीं, बहुत से ऐसे भारतीय हैं जो बड़े बड़े ब्रिटेन के बिजनेसमैन से भी ज्यादा रईस होंगे। आप अंबानी को ले लीजिए, अडानी को ले लीजिए, तमाम बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से ज्यादा अमीर होंगे। तो ये कहना कि भारतीय गरीब होते हैं, तो क्या सभी भारतीय गरीब होते हैं? नहीं। तो इसको कहते हैं जनरलाइजेशन, कि आप सब चीज को एक ही पिक्चर में पेंट करके जनरलाइज कर दो। तो शुरुआती इतिहासकार यही जनरलाइज कर दे रहे थे। वो जनरलाइज क्या कर दे रहे थे, सामान्यीकरण क्या कर दे रहे थे कि जो गंगा बेसिन निकलती थी, गंगा जो रिवर निकल रही, तो जो उनका पूरा, जैसे मान लीजिए गंगा के बेल्ट में जितने लोग रह रहे हैं, गंगा के क्षेत्र में जो है कृषि ज्यादा अच्छा हो रहा है, यहाँ पर जो है ह्यूमन सेटलमेंट्स है, नदियों के किनारे कानपुर, कानपुर जैसे शहर उस जमाने में डेवलप हुए। तो इन्होंने कोई भी बात इतिहास में लिखी है तो ये इसी दृष्टिकोण को देखते हुए लिख दिए हैं। इस दृष्टिकोण से मतलब, जैसे मान लीजिए मौर्य काल है, तो मौर्य काल में कैपिटल मान लो पाटलिपुत्रा था। पाटलिपुत्रा मतलब क्या, आज के बिहार में पटना डिस्ट्रिक्ट जो है मौर्य काल में बहुत ही डेवलप्ड जो है अपने चरमो शिखर पर था। लेकिन ये भी तो है कि मौर्य काल, तो मौर्य साम्राज्य तो पूरा यहां तक फैला हुआ था, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया पूरा तमिलनाडु तक फैला हुआ था। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि जैसे यहां अर्थव्यवस्था रही होगी वैसे ही यहां भी रही होगी? क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि मुंबई में जैसे आम आदमी का जो मुंबई में जो आय होगा, जो उसकी कमाई होगी, जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, वही सेम टू सेम बिहार में भी है क्या? नहीं। जब आज ऐसा नहीं है तो तब ऐसा क्यों रहा होगा? तो इन्हीं बातों पर डीडी कोशाम्बी और आर एस शर्मा
राजनीतिक राजवंशों के इतिहास से हटकर अपना ध्यान भौतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन को समझने में लगा दिया। आर्थिक जीवन किसका? आम आदमी का। फिर आप जगह जगह इतिहास में यह सुनने को आपको मिलता है कि भारत एक सोने की चिड़िया थी। तो सवाल उठता है कि भारत सोने की चिड़िया पूरा 2000 साल तक तो रही नहीं होगी, तो वो बीच में कौन सा समय खंड काल था जिसके समय ये कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया थी? तो बेसिकली वो गुप्ता वंश की बात करते हैं, गुप्ता डायनेस्टी की बात करते हैं कि उस समय इंडिया की प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब इस तरह के इतिहासकार आगे आए और इन्होंने आम आदमी का पिक्चर पोर्ट्रे करना शुरू किया कि आम आदमी की क्या हैसियत थी, आम आदमी का क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, तो जिस गुप्ता काल को हम लोग गोल्डन एज कहते हैं, स्वर्णिम युग कहते हैं भारत के इतिहास में, वह स्वर्णिम युग पर चोट पहुंचता है या धूमिल होता है। क्यों? क्योंकि इन इतिहासकारों ने बताया कि राजा तो रईस था, राजा के पास सारी सुविधाएं फैसिलिटीज थी, जो नोबल्स थे, जो शीर्ष में बैठे थे, उनकी जीवन शैली, उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा था। लेकिन जो आम आदमी था वो पिक्चर में बहुत शेडेड, बहुत पीछे छूट गया था। तो इससे गुप्ता काल भारत का स्वर्णिम काल था, उस पे भी एक जो है एक तरह से आपको चोट पहुंचती है या फिर वो चीज देखने के लिए मिलता है। फिर जैसा कि मैं कह रहा था कि मौर्य काल में आपको ये देखने के लिए मिलता है कि सभी चीजें अर्थव्यवस्था की जो थी बहुत ही केंद्रीकृत थी, कुछ उस तरह हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन बाकी के उत्तरी भारत में जो गंगा घाटी की क्षेत्र थी उसके जो इर्द गिर्द देखी गई या जैसा माना जाता है, हमने क्या किया, उसी चीज को जनरलाइज कर दिया कि ऐसे ही पूरे भारत में रहा होगा। लेकिन समय के साथ उस परिप्रेक्ष्य में, उस विचारधारा में एक बदलाव देखने के लिए मिला। और एमएचआई 4 में आप लोगों ने गौतम बुद्ध के साम्राज्यों का निर्माण वाला अगर लेक्चर देखा होगा तो वहां से आपको ये समझ में आएगा कि उस समय करेंसी आ गई थी, पंच्ड मार्क कॉइन आ गए थे। तो उस सिक्के से क्या हुआ था, व्यापार जो है ना बहुत ही आसान हो गया था। पहले जो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जहां हम कुछ सामान लेते थे, उसके बदले में हम अगले व्यक्ति को दूसरा सामान दे देते थे, उसके जगह एक मुद्रा नीति आ गई, एक सिक्के बन गए, रुपया बन गया। तो आपस में जो है पैसे के ट्रांजैक्शन से सामान लेन देन, अर्थव्यवस्था में आदान प्रदान करना बहुत ही आसान हो गया और एक व्यापार के लिए बहुत ही सुचारू, सुदृढ़ मौद्रिक अर्थव्यवस्था हमें मौर्य काल में देखने के लिए मिलती है। तो ये था प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में इतिहासकारों का रोल, जो उन्होंने यह समझाया कि पहले हम सिर्फ डायनेस्टीज पर फोकस कर रहे थे, साम्राज्यों पर फोकस कर रहे थे, अब हमें अर्थव्यवस्था के इतिहास को भी पढ़ना समझना होगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये जो विचारधारा में बदलाव आया ये 1950 के बाद आया। तो 1950 से पहले और 1950 के बाद क्या विचारधाराओं में परिवर्तन आ रहा था और क्या नई चीज देखने के लिए मिली, और कौन से ऐसे सवाल थे जो पहले नीचे कहीं दबे हुए थे और वो उठकर प्रमुख स्थान प्राप्त करके एकदम ऊपर आ गए बोल्ड में कि नहीं, ये सवाल जो नीचे दबा हुआ है ये आम आदमी का सवाल है, आज से यह सवाल शीर्ष पर होगा और हमारा रिसर्च, हमारे विचार, हमारी विचारधारा इन आम आदमियों से जुड़े हुए सवालों पर होगा और अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी कि प्राचीन इतिहास में वो अर्थव्यवस्था कैसी थी जिससे आम आदमी का जीवन निर्मित हो रहा था और प्रभावित हो रहा था। तो देखिए 1950 से पहले जब भी इतिहास लेखन की बात आई तो वहां पर हम डायनेस्टीज के बारे में पढ़े, हमने वॉर्स के बारे में पढ़ा, हमने सोशियो इकोनॉमिक स्टेजेस के बारे में पढ़ा, हमने सामाजिक बदलाव जो आए वो सब पढ़ा। लेकिन हमने कभी भी उस बात को अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सोचकर नहीं देखा। लेकिन 1950 के बाद एक सबसे पहला सवाल ही यह उठा कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पा काल में क्या प्लाऊ था कि नहीं, हल था कि नहीं खेती करने के लिए, ये सवाल उठा। लेकिन शुरुआती इतिहासकारों में यह सवाल था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसी थी, हड़प्पा काल कैसा था, क्या उस समय राजा था कि नहीं था, इन बातों पर चर्चा हो रही थी। लेकिन बाद में इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्या हड़प्पन हैड अ प्लाऊ और नॉट, क्या उन पे हल था कि नहीं। अगर उन पे हल था तो हमको यह बात समझ में आती है कि सख्त मिट्टी को भी खोद कर उन्होंने उपजाऊ बना दिया होगा। अगर उपजाऊ बना दिया होगा तो फूड सरप्लस हुआ होगा, खाने की उपज बहुत बढ़ गई होगी। और जब फूड सरप्लस होता है तो गौतम बुद्ध के साम्राज्यों के निर्माण वाले लेक्चर में आपने इस बात को देखा होगा कि जब भोजन सरप्लस होता है, फूड सरप्लस होता है, तो किस प्रकार साम्राज्यों के निर्माण में मदद मिलता है। तो सबसे पहला चीज हम यहाँ पर यह सवाल उठता है कि वेदर द हड़प्पन्स हैड अ प्लाऊ और नॉट, क्या उन पे हल था कि नहीं था। दूसरा चीज, क्या हड़प्पा काल के बाद आए वैदिक सिविलाइजेशन में, वैदिक काल में आयरन था कि नहीं था, लोहा था कि नहीं था, फिर यह सवाल उठा। फिर एक चीज हमें यह देखने के लिए भी मिलता है
कि जैसे-जैसे जो 16 महाजनपद थे, उन महाजनपदों में एक समय के बाद जो मगध जो है बहुत तेज़ी से जब उभरने लगा, तो मगध के उभरने से क्या हुआ कि अर्बन सेंटर्स भी डेवलप होने लगे। अर्बन सेंटर का मतलब कि शहरी विकास क्षेत्र कह लीजिए। मतलब कि उस समय के हिसाब से जो भी शहरी क्षेत्र रहे होंगे, तो हो क्या रहा था, 3-4 चीज़ें हमें एक साथ देखने के लिए मिली। एक तो मगध का राइज़, दूसरा हमें शहरी क्षेत्रों का विकास, इमर्जेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स जो भी उस समय के हिसाब से शहरी क्षेत्र हुआ करते थे। और दूसरा हमको एक चीज देखने के लिए मिला, राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स। ऐसे लोग कह लीजिए जो पुराने शास्त्रों के विरोधी थे, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ये वही समय खंड काल है जब गौतम बुद्ध, महावीर और तमाम आजीविका, जब इस तरह के सेक्ट्स जो है उभर के आगे आए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा टोटल इस तरह की 62 सेक्ट थे जो हिंदू धर्म से निकल के अलग धर्मों का प्रचार प्रसार कर रहे थे या विचारधारा दे रहे थे। उसका रीजन ये कि हिंदू धर्म में इतना प्राचीन धर्म था कि समय के साथ बहुत ही ज्यादा एक तरह से कह लीजिए प्रीस्टली डोमिनेंस या फिर ऑर्थोडॉक्स चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोग उस विचारों से खिन्न आके नए विचारधारा को अपना रहे थे। तो राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स, तो ये राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स कैसे हो रहा है, देखिए ये तभी होगा जब अर्थव्यवस्था विकास करेगी। विकास कब करेगी, जब पैसा आएगा। पैसा आएगा तो लोगों के पास आय बढ़ेगा। जब जिस समय खंड काल में हम बात कर रहे हैं उस समय एक वर्ग हुआ करता था शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो अब होगा क्या कि वैश्य वर्ग में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो छोटे बिजनेसमैन होंगे। अब इनकी आय बढ़ी तो पैसा बढ़ा तो ये अपनी सामाजिक ओहदे को बढ़ाने की बात करेंगे ना, ये कहेंगे हमारी इज्जत और होनी चाहिए। तो जब इनका सामाजिक ओहदा बढ़ेगा तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ था समाज का, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होता उस समय। तो ये डिस्टर्ब कैसे हो रहा था, अर्बन सेंटर्स के डेवलप होने से। और जब ये डेवलप हो रहे थे तो हो क्या रहा था, मान लीजिए हिंदू धर्म में इनकी जाति नहीं ऊपर हो पा रही है या फिर इनकी जाति नहीं ऊपर करने दिया जा रहा है प्रीस्टली डोमिनेंस के कारण, ब्राह्मणवादी विचारधारा के कारण। तो होता क्या, ये लोग तुरंत क्या करते, दूसरे धर्म में चले जाते। दूसरे धर्म में चले जाते तो इनको मान सम्मान मिलता और पैसा इनके पास रहता ही। तो यहां पर आपको हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। और दूसरा एक चीज और हम देखने के लिए मिलता है हमें पोस्ट 1950 में, जैसा कि मैं कह रहा था कि डायनेस्टिक शिफ्ट, साम्राज्यों का जो निर्माण है, हमसे केवल उस पर फोकस कर रहे थे, उससे हम अर्थव्यवस्था के इतिहास की तरफ आए जिसमें हमें आम आदमी पिक्चर में बहुत ऊपर आ गया और हाईलाइट हो गया। तो जैसा कि गौतम बुद्ध के समय साम्राज्यों का जो निर्माण हो रहा है, वहां पर मैंने एक चीज समझाया होगा आपको कि चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसमें बदलाव कैसे आ रहा है, बदलाव आखिरकार। वेट पैडी कल्चर, उस समय धान की रोपनी लोग सीख गए थे। तो हुआ का खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़ गई और उसी खेत से ज्यादा चावल, ज्यादा गेहूं, धान, बेसिकली धान की मैं बात कर रहा हूँ, चावल की बात कर रहा हूँ, उसकी उपज बढ़ गई। सरप्लस हुआ तो भाई आदमी को बेचने के लिए हो गया। जब वो बेचा तो उसके हाथ में कैश मनी ज्यादा बचने लगा। कैश मनी बचने लगा तो शहर की तरफ अपना रुख करने लगा, तो अर्बन सेंटर्स डेवलप होने लगे। और जब इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में बदलाव आता है तभी धार्मिक कुरीतियों पर भी सवाल उठता है और लोग नए सेक्ट्स को फॉलो करते हुए बढ़ते हैं। तो यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा था। इसको अगर मैं आज से तुलना करूं तो आप ऐसे कह लीजिए कि आज भी आप गांव या विलेज की साइड एरिया में या कंट्री साइड एरियाज में आप जाएंगे तो आप वहां देखिए करिए छोटे छोटे कोई त्योहार हैं, पूजा पाठ हैं, या फिर किसी की अंतिम संस्कार हो रहा हो या कुछ हो रहा हो तो बहुत लंबे रीति रिवाज लोग फॉलो करते हैं। ये करना है, ये नहीं करना है, ये कर सकते हो आप, ये नहीं कर सकते हो। कोई किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके बाद उस दिन नहाना है, 15 दिन बाद, 13 दिन बाद उसका 13वीं होगी, ब्रह्मभोज होगा। कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। तो काफी काफी ज्यादा आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा ऐसा कह लीजिए कि ताम झाम टिटिम्मे वाली चीजें बढ़ गई हैं। लेकिन वही चीज वही आदमी अगर दिल्ली, मुंबई, एकदम शहरी इलाकों में रह रहा हो, बहुत डेवलप्ड इलाकों में, तो आपको वहां ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगी। वहां पर आप देखेंगे कि इतना नियम कायदे धर्म के हिसाब से लोग नहीं फॉलो करते हैं। उसका रीजन ये, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन बड़े शहरों में आपको बदला हुआ देखने के लिए मिलता है। तो जब यहाँ पर अर्थव्यवस्था, लोगों की आय ज्यादा है, रईस ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि वहां पर लोग जो धार्मिक रूढ़िवादिता होती है ना, उससे आगे हटकर बोलते हैं या सोचते हैं। तो एक तरह से कह लीजिए कि वहां पर भी एक हेटेरोडॉक्स सेक्ट उभर जाता है। बस पहले क्या था कि एक नए धर्म के साथ उभरता था, अब क्या है कि लोग उसी
उसी धर्म में रहते हैं लेकिन मानते नहीं हैं और अपने विचारधारा के हिसाब से जीते हैं। अगर हम आज के हिसाब से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि वो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जब बदलाव आता है तो वो हमें आज भी देखने के लिए मिलता है। तो देखिए वही चीज मैं आपसे कह रहा था कि उसी के साथ समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला आर्थिक इतिहास जो है केंद्रीय भूमिका में आ गया। ये आर्थिक इतिहास जो है आपको देखने के लिए मिलता है और फिर हमें यह समझ में आता है कि शुरुआती भारत में आरंभिक भारत के विभिन्न राजवंशों आपसी लड़ाइयों के समय खंड काल के नजरिए से देखने के बजाय लोगों ने उसे सामाजिक आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों के रूप में देखना शुरू किया। फिर हमारे आगे सवाल उठता है कि क्या हड़प्पा में जो कृषि होता था कि नहीं, हल का प्रयोग होता था कि नहीं, कि वैदिक काल में लोहा उपलब्ध था कि नहीं, और फिर जैसा कि मैं कह रहा था गुप्ता काल का जो हम स्वर्णिम युग कहते हैं उस पे इस विचारधारा से एक चोट पहुंचती है कि आम आदमी की परिस्थितियों में कोई बहुत ज्यादा विकास नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हिंदी के छात्रों से मैं कहना चाहूंगा, देखिए अगर आपके लिए मैं सब कुछ हिंदी में पढ़ के एक एक चीज लाइन से मार्क कर सकता हूँ तो मैं यह भी कहना चाहूंगा कहीं पर कोई चीज इंग्लिश में लिखा रहता है तो शिकायत करने के बजाय थोड़ा सा उसको पढ़ के समझने की कोशिश किया करिए। संघर्ष करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ओके, तो हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन के जो विवाद हैं उन विवादों को समझते हुए हम देखते हैं कि रिसेंट में क्या ट्रेंड आया है। न्यू हिस्टोरियोग्राफी, जो न्यू स्टाइल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी राइटिंग है, व्हाट इज न्यू हिस्टोरियोग्राफी, क्या है नौ इतिहास लेखन। तो यहाँ पर हमें पूर्व ऐतिहासिक और आरंभिक मध्यकालीन इतिहास या आरंभिक मध्यकालीन जो पीरियड है उसके बारे में हमें समझना है। तो अर्ली हिस्टोरिकल और अर्ली मेडिवल पीरियड्स, ये जो न्यू इतिहास लेखन है, जो न्यू हिस्टोरियोग्राफी है, वहां पर हम दो तरह से इसको कैरेक्टराइज करते हैं। एक अर्ली हिस्टोरिकल ट्रेंड्स में क्या है, दूसरा अर्ली मेडिवल पीरियड्स में क्या है। तो यहाँ पर वो जो जनरलाइजेशन वाली बात है वो हमको फिर से देखने के लिए मिलती है। वो जनरलाइजेशन वाली बात क्या है, देखिए ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में अक्सर पश्चिमी सभ्यता के इतिहासकार, और ऐसा आरोप भी लगता है हमारे इतिहास पर कि जो भारत के गांव थे ना वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब कि गांव में, पुराने गांव में क्या होता था कि एक आदमी कोई लोहार है, एक आदमी कोई गंदगी साफ करने वाला है, एक आदमी कोई जानवर पाल रखा है, एक आदमी कोई कुछ और काम कर रहा है। तो सबके काम जो है पीढ़ी दर पीढ़ी डिफाइंड थे। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी कामों का डिफाइंड हो जाने से क्या होता था कि ये कहा गया कि भारतीय गांवों के विकास रुक गए, स्थगित हो गए, एकदम स्टैग्नेंट हो गए, वहीं पर रुक गए, विकास हो नहीं रहा था। उसका रीजन ये है, जैसे मान लीजिए आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो आपके घर में आपके गार्जियन या आपके पेरेंट्स जो कुछ भी कर रहे होंगे आप उससे कुछ अच्छा करना चाहते हो। तो यही एक रीजन है कि आप पढ़ाई कर रहे हो। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे होगे तो आपको प्रमोशन चाहिए होगा, या आप डिग्री लेना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, ज्ञान लेना चाहते हो, तो उन कई कारणों से आप पढ़ रहे हो। तो आपके पढ़ाई से आपके आने वाली पीढ़ियों में बहुत बदलाव आ जाएगा, आप में भी आएगा, आपके आने वाली पीढ़ियों में भी बहुत बदलाव आ जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोहार का बेटा है, गांव में लोहे का काम करते हैं तो उनको पता है उनका बेटा भी लोहे का काम करेगा। कोई मल साफ करता है, कोई शूद्र है, तो उसको पता था कि उसका बेटा शूद्र ही होगा। तो कहने का मतलब है जब सबको पता होगा कि करना ही क्या है, आपको बचपन से ही बता दिया जाएगा कि आप ब्राह्मण हो, आपको केवल कथा का पठन पाठन करना है, आप शूद्र हो, आपका काम ही है कि गंदगी साफ करना है, आपका काम ही डिफाइन हो जाएगा। तो होगा क्या, कोई भी विकास के लिए कुछ काम ही नहीं करेगा। क्योंकि जैसे आपको पता है ना कि आप पढ़ोगे, कल को सेलेक्ट हो जाओगे, कुछ अच्छा पाओगे तो जीवन में आप और भी चीजें हासिल कर सकते हो। यहाँ क्या था, यहाँ तो ऐसा है नहीं। यहाँ तो जो बाप दादा की विरासत मिल गई उसी को आपको संभालना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भारत के गांव थे उनका जो आर्थिक विकास है ना बहुत ही रुका सा हुआ था। मतलब जैसे बंद था, अपने में सीमित थी। आर्थिक इकाइयों की जो रूपरेखा थी वो बहुत ही क्लोज्ड थी। तो नौ इतिहास लेखन में ये जो एक विचारधारा है इस पे भी थोड़ा सवाल उठता है कि नहीं, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। क्योंकि हमको देखने के लिए मिलता है कि ऐसे मामलों में हम फिर से सामान्यीकरण कर रहे हैं, हम फिर से जनरलाइजेशन कर रहे हैं पूरे देश का, हम पूरे समाज का फिर से जनरलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं यही होता ही था, ऐसा ही था हर जगह। यही जनरलाइजेशन है। इसी 1950 के बाद 1960 1970 के दशक में उसको भी लेकर एक अलग सवाल उठा। सवाल कैसा उठा कि पूर्व ऐतिहासिक काल में जो आम आदमी की अर्थव्यवस्था था वो किस चीज पर था, शारीरिक श्रम क्या था, शूद्रों की कंडीशन क्या थी, और आरंभिक मध्यकाल जब था, कह लीजिए 11वीं
सेंचुरी, 12th सेंचुरी, जिस समय कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी नीचे हो गई थी या कम थी, तो उस समय क्या था, नगरों का विकास कैसे हो रहा था, तो वहाँ पर ये सवाल हमें फिर से देखने के लिए मिलता है। और वहाँ ये कहा जा रहा है कि एक गाँव के लोग, या ऐसा कह लीजिए कि ये कोई ज़रूरी नहीं था कि सभी गाँव में पानी की व्यवस्था हो, सभी गाँव में पोखरे हों, ये कोई ज़रूरी नहीं था। सभी गाँवों में कब्रिस्तान हो, या सभी गाँवों में क्रियाकर्म की जगह हो जहाँ पर जो है डेड बॉडीज़ जलाई जाती थी। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी गाँव में सभी जगह पर व्यापार का जगह हो। जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था गाँवों में कि 8-10 गाँव का मिला के किसी एक गाँव में हर जगह सभी गाँव वाले जाते थे और वहाँ पर एक व्यापार जो है हफ्ते में एक दिन एक साप्ताहिक मार्केट लगता था। आज भी आप किसी पिछड़े इलाकों में आप जाएँगे तो आप पाएँगे कि देखेंगे वहाँ पर मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, ये सब बहुत पुरानी परंपरा है, चली आ रही है कि हफ्ते में एक दिन जो है, तो उस समय अलग-अलग गाँव से लोग एक जगह इकट्ठा होके आते थे, बेचते थे। तो ये कहा जा रहा है कि ये कहना कि एक गाँव चारों तरफ से क्लोज़्ड था, इकोनॉमी क्लोज़्ड थी, प्रोफ़ेशन एकदम डिफाइंड था, ये गलत होगा, क्योंकि उसके बाद भी तो लोग दूर-दराज के गाँवों में अलग-अलग कामों के लिए जा रहे थे। और उन्हीं बातों को एक नई रूपरेखा देती है रीसेंट रिसर्च, जो नए जो शोध हुए हैं। अब नए शोध में क्या है कि देखिए, इतिहास को जानने और समझने का जो पुराना तरीका है उसमें भी बहुत बदलाव आया है। जैसे मान लीजिए पहले किसी बात को हम कंक्लूड नहीं कर पाते थे, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बना हुआ है तो हम समझ नहीं पाते थे ये क्या है। आज हमारे पास क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग है, तो हम ये पता कर सकते हैं भाई ये कितनी पुरानी चीज़ है। हम सिर्फ टेक्सचुअल सोर्सेज पर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम सिर्फ किताबों पर या इतिहास से मिली कोई पुरानी किताब या फिर कह लीजिए धार्मिक ग्रंथों पर हम सिर्फ उन पर निर्भर नहीं हैं। उस जमाने में लिखी गई इंस्क्रिप्शंस, या फिर मान लीजिए अशोकन पिलर है इंस्क्रिप्शन है, या फिर मेहरौली आयरन पिलर है, तो वो सब चीज़ों पर कुछ कुछ लिखा हुआ है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, खरुस्ती स्क्रिप्ट में। तो इन तमाम चीज़ों को हमें पढ़ने का, हमारे समझने का दायरा जो है बहुत ही बढ़ गया। और फिर हमको ये समझ में आने लगा कि ये जो नॉर्थ इंडिया में जो अब गैंजेटिक बेल्ट है, जो गंगा वाला जो एरिया है, जिसको हम देखते हैं, कह रहे हैं कि कृषि प्रधान है, और इसी बात पर हम पूरे इंडिया को जनरलाइज कर दे रहे हैं, तो नहीं, अब ये जनरलाइजेशन, ये सामान्यीकरण बदल गया। क्यों? क्योंकि हम दूसरे एरियाज में भी जा रहे हैं और वहां से जो छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस हमें मिल रहे हैं, छोटे छोटे शोध से जो हमको जानकारी मिल रही है, तो वहां से एक नई रूपरेखा, एक नई विचारधारा और वहां के आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की शैलियों को स्पष्ट करने का हमें नया तरीका मिल जा रहा है। ना तो हम सिर्फ इंस्क्रिप्शन पर डिपेंडेंट है, ना तो हम सिर्फ एपिग्राफिकल सोर्सेज पर डिपेंडेंट है, हमारा समझने का, करने का दायरा हर मामले में बढ़ गया है। अब उसी इंस्क्रिप्शन को हम अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय क्या होता रहा होगा। कोई टेक्सचुअल सोर्स है तो उस टेक्सचुअल सोर्स को हम इंस्क्रिप्शन में कोई बात लिखी हुई है तो उससे मिलाकर पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है, तो यही सब है नए मेथड्स में। इसमें हमको एक चीज़ ये भी समझ में आता है कि समाज के बहुत से ऐसे आयाम होते हैं ना कि जब आप पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ को अलग करके देखना और पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। बहुत मामलों में बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, तो वहाँ से हम कोरिलेट करके समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि समाज के प्रशासनिक इतिहासों की भी जो विविध शैलियाँ हैं, जो पूरे भारत में किस तरह से उस समय एडमिनिस्ट्रेशन था, कि पूरे भारत में जैसे मान लीजिए मौर्य काल में आखिरकार उस समय कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था कि पाटलिपुत्रा उसका कैपिटल था और हम पूरे साउथ इंडिया तक कंट्रोल कर रहे थे। ना उस जमाने में इस तरह का ट्रांसपोर्ट था, कम्युनिकेशन था। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही थी और क्या ये सवाल वाजिब है कि नहीं कि अगर नॉर्थ इंडिया में पाटलिपुत्रा, बिहार, गंगा वाले एरिया में बहुत ज्यादा विकास था, देश कृषि प्रधान था, तो साउथ में भी वैसा रहा होगा? नहीं, हो सकता है ऐसा नहीं रहा होगा। तो इन्हीं बातों को एग्जाम में सवाल आने पर आपको विस्तृत ढंग से समझाना और करना होगा। इस चैप्टर के रिगार्डिंग मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुक पढ़िए, वीडियो लेक्चर के आप स्क्रीनशॉट लेके भी, जो टेक्स्ट मैंने अटैच किया है, आप उसको पढ़कर और विस्तृत ढंग से समझ सकते हैं या फिर लर्न कर सकते हैं और क्वेश्चन आने पर उस बात को और विस्तृत तरीके से लिख सकते हैं। ओके, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। डेली बाइट्स पर आप एमए हिस्ट्री के असाइनमेंट्स भी परचेस कर सकते हैं। सेम व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना होगा और एमए हिस्ट्री में एडमिशन लेते ही आप लोग नेट जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप में से कोई भी नेट जेआरएफ के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है मेरे गाइडेंस में, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ये 2 वीडियो लेक्चर दिए हुए हैं, उसमें डिटेल में मैंने समझाया है कि मैं किस तरह आपका नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा,
आप सभी नेक्स्ट अपडेट और वीडियो लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली वाइट्स, स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस